एक सीधी सादी सी दिखने वाली लड़की प्यार और पैसों के लिए एक अपने 1.5 साल के मासूम बच्चे को अनाथ बना दी। आज सुनाऊंगा एक बीवी की जानलेवा बेवफाई की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश यादव। फिर हाजिर हूं एक खौफनाक केस को लेकर। आज 14 फरवरी है, प्यार का महीना है। पूरा देश में जो युवा हैं वो 14 फरवरी मना रहे हैं, कुछ लोग ब्लैक डे मना रहे हैं। यानी आज ही के दिन पुलवामा अटैक हुआ था, हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए थे। कुछ लोग वैलेंटाइन का बहिष्कार करते हैं, जैसे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, कई संस्था हैं जो वैलेंटाइन डे को वेस्टर्न कल्चर मानते हैं कि हमारा ये नहीं है, हमें नहीं मनाना चाहिए। और देश में ज़्यादातर लोग 14 फरवरी को ब्लैक डे मनाते हैं, क्योंकि 2019 में हमारे 40 जवान 14 फरवरी को दोपहर में शहीद हो गए थे एक आतंकवादी हमले में। आज 14 फरवरी है और आपको एक खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी की शुरुआत होती है सूरत से, गुजरात का सूरत, जिसे डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। इसी सूरत में एक अमीर फैमिली रहती थी और उसी फैमिली में एक लड़का था, दिसित जरीवाला। दिसित जरीवाला एक अमीर लड़का था, लगभग उसकी उम्र 24-25 साल की थी। उसकी 3 साल पहले शादी हुई थी और वो एक टेक्सटाइल लूम चलाता था और काफ़ी अमीर भी था, सब कुछ अच्छा था। उसकी एक बीवी थी वेल्सी जरीवाला और वो खुद, उसका नाम दिसित जरीवाला था और उसकी एक 1.5 साल की मासूम बच्ची भी थी। और आपको बता दें, दिसित जरीवाला की पूरी फैमिली उसके साथ रहती थी, उसके माँ बाप, उसके बाकी रिश्तेदार भी आस पड़ोस में रहते थे। और दिसित जरीवाला सूरत के पार्ले पॉइंट यानी एक पॉश इलाके में, पार्ले पॉइंट में एक सर्जन सोसाइटी में रहते थे, अपनी बीवी और 1.5 साल की मासूम बच्चे और अपने माँ बाप के साथ। दिसित जरीवाला फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा था, फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा था। दिसित जरीवाला का खुद की टेक्सटाइल लूम थी, खुद का पॉश इलाके में घर था, पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बीबी वेल्सी और 1.5 साल के मासूम बच्चे और अपने माँ बाप के साथ रहते थे सरगम सोसाइटी। फिर आता है धीरे धीरे 2016। 27 जून को रिश्तेदारों ने डिनर रखा था। आपको बता दें, फिर दिसित और उसकी बीबी वेल्सी और 1.5 साल के मासूम बच्चे के साथ ये कार से घर से निकलते हैं और डिनर में शामिल होते हैं। रिश्तेदारों के पास डिनर में जाते हैं और शामिल होते हैं और वहाँ पर खाना खाने के बाद फिर अपनी बीबी वेल्सी और दिसित अपना गाड़ी चलाकर अपनी 1.5 साल की मासूम बच्चे और बीबी के साथ घर आते हैं। लगभग समय था 9:46 का, रात के 9:46 पे घर आते हैं और घर में बेड में जाते हैं सोने। और जो बीबी थी और जो उनकी 1.5 साल की मासूम बच्ची थी वो बीबी के हाथ में थी, बीबी उसे खिला रही थी। और फिर वो जब उन्हें याद आता है, यानी दिसित जरीवाला को याद आता है कि मैंने जो पार्किंग एरिया है उसका लाइट बंद करना ही भूल गया है, यानी मैं लाइट बंद करना भूल गया हूँ, लाइट बंद करके आता हूँ। तो वो जाते हैं लाइट बंद करने जाते हैं बाहर। और फिर काफ़ी समय हो जाता है, लगभग 5 से 10 मिनट का समय गुजर जाता है, वो वापस नहीं आते। तो बीबी आवाज़ देती है, तो फिर बोलते हैं आ रहा हूँ, नीचे से आवाज़ देते हैं कि आ रहा हूँ, कुछ काम था। फिर वो आते हैं, जैसे ये दरवाज़ा खोलती है तो कुछ गुंडे आते हैं, यानी 2 गुंडे जो नकाब पहने हुए थे, हाथ में ग्लव्स लिए थे और जो उनका पति था दिसित जरीवाला के गले पर चाकू रखे थे। 2-3 लोग थे, वो फिर चाकू रखकर उनके पति के घर में घुस जाते हैं। घर में घुसने के बाद तुरंत जो उनकी बीवी है वेल्सी, उसके जो गहने हैं वो उतरवा देते हैं। गहने उतारने के बाद गहने ले लेते हैं और जगह जगह तलाशी लेने लगते हैं, जो ड्रॉवर हैं सबके तलाशी लेते हैं और सबके जो ज्वेलरी है, जो कैश पैसे हैं, उसे अपने बैग में भरते हैं। उसके बाद वेल्सी और उसके बच्चे को बाथरूम में भेज देते हैं। बाथरूम में भेजने के बाद बाहर से कड़ी लगा देते हैं, बंद कर देते हैं। उसके बाद आपको बता दें, उसकी जो दिसित जरीवाला है उसका मर्डर कर देते हैं, यानी चाकू से वार करके मर्डर करके बेड पर ही वो लोग फरार हो जाते हैं। लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय बीत जाता है। लगभग ये 9-10 बजे के करीब हुआ, 10 बजे के करीब, 9:46 पर ये लोग घर आए तो 12 बजे, फिर समय हो चुका था 11:30 से 12 बजे के बीच का। फिर जो बाथरूम में बंद बीबी है वेल्सी, वह किसी तरह आवाज़, यानी किसी को बुलाना चाहती थी, तो क्या करती है, बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ती है और बाहर लोगों को आवाज़ देती है, चिल्लाती है। तो जो बाहर जो आस पड़ोस लोग हैं, जो एक सोसाइटी है, वहाँ के लोग देखते हैं और वह घर की तरफ दौड़ कर आते हैं कि क्या हुआ। जब दौड़ कर आते हैं तो देखते हैं दरवाज़ा खुला हुआ है, घर में सामानें बिखरी हुई है। फिर जब बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं तो बेडरूम की तरफ देखते हैं कि वहाँ पर खून से लथपथ दिसित जरीवाला पड़े हुए हैं, इनकी हत्या कर दी गई है। फिर लोगों ने गुजरात पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और मौके पर गुजरात पुलिस की टीम पहुंचती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है।
पहले तो पुलिस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और फिर जब देखती है तो बीबी की रो रो कर बुरा हाल थी। पुलिस उस समय पूछताछ नहीं करती है क्योंकि पुलिस समझ रही थी कि ये दुख की घड़ी है और बीबी का रो रो कर बुरा हाल था और 1.5 साल की मासूम बच्ची भी उसमें बिलख रही थी। अब आपको बता दें, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी थी। अब क्या होता है, सुबह सुबह होते ही एक बिजनेसमैन का मर्डर हुआ था। अखबारों में हेडलाइनें बनती है। बिजनेसमैन के मर्डर में पूरे सूरत में एक मातम छा जाता है। 28 जून की सुबह जगह जगह इस मर्डर केस की चर्चा होने लगती है। आपको बता दें, लगातार जो बड़े अधिकारी वो भी घटनास्थल पर पहुंचते हैं, जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जो बड़े अधिकारी वो भी घटनास्थल पर पहुंचते हैं क्योंकि ये केस काफी संवेदनशील था। एक बड़े बिजनेसमैन का मर्डर हुआ था, वो भी सूरत जैसे सिटी में। अब पुलिस इस केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो जो सीसीटीवी है, आसपास के सीसीटीवी खंगालती है। तो क्योंकि बीबी से पूछताछ कर नहीं रही थी पुलिस, क्योंकि बीबी का रो रो कर बुरा हाल था, तो पुलिस पूछताछ करना सही नहीं समझ रही थी उस समय। तो पुलिस क्या करती है, पहले तो पता करती है कि परिवार में उस समय कौन था। तो पता चलता है उस समय बीवी वेल्सी और उनकी 1.5 साल की मासूम बेटी और निशीत जरीवाला वो अकेले थे। ये 3 लोग थे। बेटी तो कुछ बता नहीं सकती क्योंकि 1.5 साल की मासूम बच्ची क्या जानती है। अब उम्मीद थी वेल्सी से कि कुछ बताएगी, लेकिन उसका रो रो कर बुरा हाल था तो उससे भी पूछताछ नहीं कर सकती थी। तो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़े तो बढ़े कैसे। अब पुलिस क्या करती है, पूछताछ को अपने जगह पर रखती है। अब शुरू करती है सीसीटीवी जांच करना शुरू करती है। तो सीसीटीवी जांच शुरू करती है तो पुलिस को दिखता है कि जैसे जरीवाला अपने घर पर आ रहे हैं कार से, पीछे से एक रिक्शा उनका पीछा करते हुए आ रहा है। फिर रिक्शा पीछा हुआ करते आ रहा है तो रिक्शा अचानक रुक जाता है। कार अपने सोसाइटी में एंटर कर जाती है और रिक्शा रुक जाता है। रिक्शा वापस रिटर्न हो जाता है, यू टर्न ले लेता है। फिर कुछ देर तक रुकते हैं तो फिर रिक्शे से उतर कर, यानी आगे रिक्शा चला जाता है। फिर 2 जन उतर कर रिक्शे से आगे बढ़ते हैं। कुछ हाथ में बैग जैसा कुछ भाजी वाला बैग लिए थे और आगे बढ़ रहे थे सोसाइटी की तरफ ही, लेकिन उनका चेहरा नहीं दिखता है। पीछे से पीठ का हिस्सा दिखता है। अब पुलिस के सामने ना चेहरा था ना कुछ था, पुलिस कैसे जांच करती है। सीसीटीवी भी तो सामने थी लेकिन चेहरा तो दिख नहीं रहा था। अब पुलिस लगभग 1-1.5 दिन बीतता है। अब बीवी से पूछताछ करती है तो बीवी वही कहानी जो मैं स्टार्टिंग में बताया कि कुछ गुंडे चाकू रखकर गले पर आए और लूटपाट किए, हमें बाथरूम में बंद कर दिए और उन्हें मारकर भाग गए। यही बात बीवी वापस बताती है। लगभग 1.5 दिन का समय बीत जाता है। पुलिस बीवी से पूछताछ करना शुरू करती है। बीवी बताती है कि वो लाइट बंद करने फर्स्ट फ्लोर पर गए थे, पार्किंग की लाइट बंद करने, और फिर लाइट बंद कर जब मैं दरवाज़ा खोलती हूँ तब चाकू लगा हुआ, यानी उनके गर्दन पर चाकू रखकर 2-3 लोग आते हैं और घर में घुस जाते हैं और लूटपाट करते हैं और उसके बाद अपना मुझे बाथरूम में बंद करके और लोग भाग जाते हैं। ये पूरी कहानी वापस बताती है पुलिस को। तो पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। जब पुलिस ध्यान से इस केस में इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि जो पूरी फैमिली, जरीवाला की पूरी फैमिली जो घर पर रहती थी तब कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही पूरी फैमिली यानी गुजरात से बाहर थी, यानी जैसे जरीवाला के माता पिता मॉरिसन घूमने गए हैं और जो रिश्तेदार हैं वो भी नहीं थे घर पर। तो ये इत्तेफाक है या साजिश है कि घर पर कोई नहीं था और ये लोग आए। इनको कैसे पता चला कि घर पर कोई नहीं है इन गुंडों को? ये पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था। अब पुलिस जब बताती है कि इस नीचे गए थे बंद करने लाइट, तो पुलिस जब चेक करती है तो लाइट की बटन तो फर्स्ट फ्लोर पर ही थी, वो नीचे गए नहीं थे। यानी बीवी फिर झूठ बोल रही है। ये भी एक बात सामने आती है, बीवी तो झूठ बोल रही है, लेकिन बीवी से कुछ बोलते नहीं है पुलिस वाले। अब फिर आगे केस को और बढ़ाते हैं तो पुलिस को दिखता है सीसीटीवी में 2 लोग दिख रहे थे और बीवी बताती है 3 लोग घर में आए थे। पुलिस के सामने एक और तीसरा पॉइंट आ गया कि ये 3 लोगों को बता रही है और घर में यानी रिक्शे से और सीसीटीवी में 2 ही लोग दिख रहे हैं। अब पुलिस फिर पूछताछ करती है तो वही कहानी वापस बताती है। अब पुलिस क्या करती है, रिश्तेदारों से पूछताछ करती है। सभी रिश्तेदारों से पूछताछ करती है तो वहाँ पर भी कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि रिश्तेदार उन्हें डिनर पर बुलाए थे और छोड़ दिए थे, फिर वो लोग चले गए थे। फिर पुलिस को ये शक था कि जो कातिल हैं उनको कैसे पता चला, जो लूटपाट करने आए थे उन्हें कैसे पता चला कि आज जरीवाला के घर पर कोई नहीं है। पुलिस ये अच्छे से समझ रही थी कोई अंदर का ही है जो ये इन्फॉर्मेशन दिया है, लेकिन सबूत चाहिए थे। पुलिस के सामने कई पॉइंट थे कि बीबी झूठ बोल रही है, लेकिन पुलिस को जब कुछ नहीं मिलता है तो शक की सुई सीधा बीबी के ऊपर थी, यानी वेल्सी के ऊपर थी। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। अब वेल्सी से पुलिस
उससे पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस स्टेशन बुलाती है वेल्सी को और वहां पर पूछताछ करती है। लेकिन वेल्सी लगातार पुलिस को गुमराह करती रही, पुलिस को लगातार नई नई कहानियां बनाकर सुनाती रही और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करती रही। लेकिन पुलिस लगातार 2-3 घंटे से पूछताछ करती है, तो आखिर में वेल्सी टूट जाती है और पूरी कहानी बताती है। जब घर वालों को पता चलता है कि बहू ने ही इस तरह का कांड किया है, तो परिवार वालों को विश्वास नहीं होता है कि जो बीवी लगभग 3 साल से थी, जरीवाला के बच्चा उसकी गोद में था, उसने ऐसा किया। पूरी कहानी तो और खौफनाक थी। पूरी कहानी जब बताती है तो सुनकर लोग और पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। लिहाजा आप कहानी पर आते हैं कि इसने ऐसा किया क्यों। बात है पुरानी, जब वेल्सी एक अपने कॉलेज में पढ़ती थी, तो वेल्सी को अपने एक रिश्तेदार में ही एक सुकेतु मोदी नाम के एक लड़के से प्यार हो जाता है। सुकेतु मोदी भी यानी वेल्सी के ही रिश्तेदारी से आता था। दोनों का अफेयर चलने लगता है, दोनों की दोस्ती होती है, धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन परिवार वाले राजी नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों एक ही रिश्तेदारी से आते थे और समाज में और सोसाइटी में एक गलत मैसेज जाएगा तो परिवार वाले शादी के लिए राजी नहीं होते हैं। और फिर ये दोनों शादी की जिद करने लगते हैं, तो दोनों के परिवार वाले दोनों की शादी कर देते हैं। पहले तो वेल्सी की शादी हो जाती है, परिवार वाले सोचते हैं शादी हो जाएगी तो धीरे धीरे भूल जाएगी। तो जल्दबाजी में 2013 में ये लोग दिक्षित जरीवाला को देखते हैं, लड़का को, और फिर शादी कर देते हैं। शादी तय होती है और धूमधाम से वेल्सी की शादी होती है और अपना जीवन गुजारना शुरू करती है। धीरे धीरे अपने प्यार को ये भूल भी जाती है, जैसे हरदम होता है हर केस में, वैसे ये भी अपने प्यार को भूल जाती है और अपने कामों में, अपने परिवार, अपनी फैमिली में व्यस्त हो जाती है। फिर 1.5 साल बाद इसका एक बच्चा भी होता है। अब वो बच्चा उसकी गोद में था। और फिर ये दोनों क्या करते हैं कि रिश्तेदारी में फिर एक शादी पड़ती है। शादी में ही सुकेतु और ये वेल्सी मिल जाते हैं। फिर इन दोनों को अपना प्यार पुराना याद आ जाता है और दोनों बातचीत करते हैं और वहीं बातचीत में दोनों नंबर शेयर करते हैं। फिर ये लोग उस शादी के बाद कई बार मिलते हैं और फ़ोन से बात करते थे, हमेशा चैटिंग करते थे व्हाट्सएप पे। काफ़ी कुछ लंबा इनका चलता रहा, लेकिन ये दोनों अब एक होना चाहते थे, ये दोनों शादी करना चाहते थे, क्योंकि सुकेतु जो था उसकी बीवी से उसका लफड़ा हो चुका था, अपनी बीवी उसकी मायके जा चुकी थी, तो सुकेतु अकेले था। अब सुकेतु इससे शादी करना चाहता था, वेल्सी से वापस, कुछ भी हो जाए वो शादी करना चाहता था, और वेल्सी भी अब शादी करना चाहती थी। फिर वेल्सी सोचती है कि मैं तलाक देकर, यानी जो उसका पति है दिक्षित जरीवाला, उसे तलाक देकर शादी कर लें सुकेतु से, लेकिन ये ऐसा नहीं करती। ये ऐसा करती है कि इसे संपत्ति भी मिल जाए, जो सुकेतु जो दिक्षित जरीवाला की संपत्ति है उसे ये भी मिल जाए, अपना प्यार भी मिल जाए, यानी सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ऐसा करना चाहती थी। तो ये लोग खौफनाक प्लान बनाते हैं। प्लान ये बनाते हैं, सुकेतु बोलता है कि कुछ गुंडों की मदद से उसे मार दिया जाए, यानी मरवा दिया जाए। लेकिन बाद में ये लोग डर जाते हैं कि अगर गुंडे पकड़ा गए तो भंडाफोड़ हो जाएगा और पकड़े जाएंगे, तो ये लोग खुद इस घटना को अंजाम देने की साजिश रचते हैं। आपको बता दें, जो बीवी है वेल्सी, वो बताती है सुकेतु को कि इस हमारे फैमिली में कोई नहीं, हम लोग डिनर करने जा रहे हैं, पूरा प्लान के मुताबिक डिनर करने जा रहे हैं, उसके बाद हम आएंगे 10 बजे के करीब। तो ये लोग यहाँ पर रेकी करते हैं और रेकी करने के बाद वहाँ पीछा करते हैं, और जैसे ये लोग घर में एंटर करते हैं, यानी जैसे ही दिक्षित जरीवाला, उसकी बीबी और 1.5 साल का मासूम बच्चा घर के अंदर एंटर करते हैं, और जैसे ही बेड पर बैठते हैं और जैसे आपको बीबी बोलती है कि जरीवाला को कि बच्चे को पकड़ो, मैं दरवाज़ा बंद कर आती हूँ, लेकिन वो दरवाज़ा बंद नहीं करती, सिर्फ भिड़का देती है और भिड़का कर वापस आ जाती है। और तुरंत ही वो 2 गुंडे वापस घर में घुसते हैं और दोनों गुंडे जरीवाला की हत्या कर देते हैं। जरीवाला की हत्या करने के बाद खौफनाक तरीके से उसका मर्डर करते हैं, उसकी बीबी और 1.5 साल की मासूम बच्ची के सामने। और प्लान के मुताबिक कि लूट लगे तो वो अपना गहना उतार कर दे देती है, घर में लूटपाट की लगे कि यहाँ लूटपाट हुई तो घर का जो ड्रॉवर है वो खोल देती है और सारे पैसे उन दोनों को लेकर वो दोनों फरार हो जाते हैं। और सुबह फिर तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और ये सब घटना का खुलासा होता है। अब इन लोगों को सेशन कोर्ट पे पेश किया जाता है। अब पुलिस लगभग 100 से 150 लोगों से पूछताछ की थी। आपको बता दें, इन दोनों को तो तीनों को सजा तो होती है, लेकिन सजा ज़्यादा दिन तक नहीं हो पाती। पहले तो वेल्सी 1 साल बाद छूट जाती है, 2016 में मर्डर होता है, 2017 में छूट जाती है, क्योंकि सबूत नहीं मिलता है। कि आपको बता दें, धीरेन्द्र चौहान और सुकेतु ये दोनों ने मिलकर मर्डर किया था।
पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं था कि सुकेतु और धीरेन्द्र चौहान घर के अंदर गए थे, क्योंकि ये ग्लव्स पहन के, मास्क पहन के सीसीटीवी में भी नहीं दिख रहे थे। कोई सबूत नहीं था। लगभग ये लोग छूट जाते हैं और आजाद होकर अभी घूम रहे हैं। सजा तो ज्यादा नहीं होती है लोगों, क्योंकि सबूतों के अभाव में ये लोग छूट जाते हैं। सोचिए, इस तरह ये एक बीवी खौफनाक हत्याकांड को अंजाम देती है। फिर मिलूंगा एक नए केस और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। मुझे आशा है कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी।